देखो, अगर बेयर एक्ट की प्लेन रीडिंग पर आप लोग जाएंगे, आप लोगों को चीटिंग समझ में नहीं आएगा। फिर भी एक रीडिंग कर लो। मैं इसको ब्रेक करूंगा सेक्शन को, जिसको वो ब्रेक समझ में आ गया, सेक्शन को ब्रेक कैसे किया है, वो चीटिंग का आंसर कभी गलत नहीं दे सकता। बट ब्रेक कैसे करेंगे उस पर ध्यान देना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो किसी बुक में नहीं मिलेगा आप लोगों को। ऐसे ही अटेम्प्ट जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उसमें प्रोक्सिमिटी टेस्ट हो गया, इन एडेप्टेबिलिटी ऑफ मीन्स हो गया, होम्स इक्विवोकेलिटी टेस्ट, होम्स क्लियर एंड डेंजर टेस्ट। वो ऐसे में चीटिंग पे ना कई सारी आप लोगों को बताऊंगा। ये भी आप लोग बुक्स वगैरह पढ़ेंगे तो समझेंगे, आपको रेयरली मिलेगा, किसी कोचिंग सेंटर में नहीं मिलेगा, किसी बुक में नहीं मिलेगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा और नोट जरूर कर लेना उन चीज़ों को, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल एंड इम्पोर्टेंट कि अटेम्प्ट को किस ढंग से इंटरप्रेट करना है। क्योंकि अटेम्प्ट पे जब भी क्वेश्चन आता है बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, उसको करने में थोड़ी डिफिकल्टी आती है। सिमिलरली भी चीटिंग ऑल्सो, राइट। चीटिंग, whoever by deceiving any person, डिसेप्शन। डिसेप्शन क्या है? हम किसी भी व्यक्ति को डिसीव करते हैं। डिसीव कैसे करते हैं? मैं उनको कहता हूं, देखो जी ये गोल्ड है, मैं आपको बेच रहा हूं, ये 24 कैरेट का गोल्ड है और इनफैक्ट 6 कैरेट का। तो मैं इस ढंग से प्रेजेंट करूंगा उनके सामने कि वो डिसीव करूंगा उसको। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इकोनॉमिक ईरा में जब भी कोई सोसाइटी डेवलपिंग होती है, डेवलपिंग से डेवलप्ड सोसाइटी में जाती है, इसको प्रिज्म मॉडल भी बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल, वहां पर पफिंग और ये सब चीजें कहना इज नो ऑफेंस। कोई आदमी कहे कि जी मैं यहाँ लैंड बेच रहा हूँ या प्लॉट काट रहा हूँ, रेलवे स्टेशन नज़दीक है, बस स्टैंड नज़दीक है, यहाँ से हाईवे आएगा एक, आपकी वैल्यू 3 टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, और कल को वो सब चीज़ें नहीं हुई, आप कहेंगे जी चीटिंग की। दैट इज नॉट चीटिंग। वो बिजनेस एक्टिविटीज़ है, वो आपको बेच रहा है, लैंड आपके सामने प्लॉट काट के बेच रहा है, यू शुड अप्लाई योर माइंड। तो उसको डिसेप्शन नहीं माना जाएगा। डिसेप्शन में और पफिंग में ये डिफरेंस आप लोगों को आना चाहिए। Whoever by deceiving any person fraudulently or dishonestly, या तो fraudulently होना चाहिए या dishonestly होना चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया था dishonest intention, wrongful gain, wrongful loss, dishonest intention और fraudulently कोई डेफिनेशन नहीं, just to defraud, इतना ही वर्ड यूज कर रहा था उसमें आईपीसी में डेफिनेशन। induces the person so deceived, जिस व्यक्ति को डिसीव कर रहे हैं, राइट, उसको आपने डिसीव किया फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली, फिर उसको इंड्यूस किया। क्या इंड्यूसमेंट क्या किया? टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन। वो जो डिसीव कर रहा है उसको दे या किसी पर्सन को दे, ये नहीं है। एनी पर्सन वर्ड यूज कर रखा है, ये नहीं कह सकते आप जिसने डिसीव किया फ्रॉडुलेंटली, डिसऑनेस्टली और इंड्यूस किया प्रॉपर्टी डिलीवर करने के लिए, वो कहेगा जी आपको तो की नहीं, उसने तो नथुलालू किया, तो चीटिंग नहीं होगी। नहीं, एनी पर्सन वर्ड यूज कर रखा है। और देखो दो चीजें आ गई, डिसीव किया, डिसेप्शन शुड बी देयर। डिसेप्शन कैसी होनी चाहिए? डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली, राइट। मैं इसका सेकंड पार्ट जब बताऊंगा वहां वर्ड इंटेंशनली आएगा, वहां डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली वर्ड नहीं होगा, ये ध्यान रखना। वहां सिर्फ इंटेंशन है आपकी, दैट इज सफिशिएंट फॉर चीटिंग। बट फर्स्ट पार्ट में क्या है? डिसेप्शन होना चाहिए, डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली इंड्यूस किया जाए जिस आदमी को आपने डिसीव किया है, और वो
डिलीवरी करे प्रॉपर्टी की टू एनी पर्सन और टू कंसेंट दैट एनी पर्सन शैल रिटेन एनी प्रॉपर्टी, एनी पर्सन शैल रिटेन एनी प्रॉपर्टी। और अब सेकंड पार्ट आ गया, या तो डिलीवर करे या कोई व्यक्ति इस प्रॉपर्टी को रिटेन करे, आपने इस ढंग से उसको डिसीव किया है। और इंटेंशनली इंड्यूसेस द पर्सन सो डिसीव्ड। अब यहां देखो वर्ड क्या आ गया, इंटेंशनली। इंटेंशनली के साथ यहां पर फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली वर्ड यूज नहीं कर रखा है सेकंड पार्ट में। और इंटेंशनली इंड्यूसेस द पर्सन सो डिसीव्ड, उस व्यक्ति को इंटेंशनली आपने इंड्यूस करा, जिसको डिसीव किया है, क्या करने के लिए? नंबर 1, टू डू और ओमिट टू डू एनीथिंग, कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए। एनीथिंग विच ही वुड नॉट डू और ओमिट इफ ही वर नॉट सो डिसीव्ड। अगर उसको डिसीव नहीं कर रखा होता इंटेंशनली, तो वो या तो उस एक्ट को करता या ओमिट नहीं करता। राइट, बोथ वेज, एक्ट भी है और ओमिट भी है, बोथ वर्ड्स। ओमिशन कॉजेज और इज लाइकली टू कॉज कर रहा है और लाइकली टू कॉज कर रहा है। क्या? डैमेज और हार्म टू दैट पर्सन। अब देखो, हार्म टू दैट पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। 44 में इंजरी की डेफिनेशन क्या है? अगर हम इंजरी वर्ड यूज कर देते हैं यहां तो भी ये कवर हो जाता, होता कि नहीं होता? yes, भाई यहां सिंपली आ जाता है कि बाय वे ऑफ डिसेप्शन इंटेंशनली उसको इंड्यूस किया टू डू और ओमिट टू डू समथिंग which causes or likely to cause injury to the person, right? Injury means 44 में डिफाइंड है बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, राइट? चूंकि यहाँ इससे पहले एक वर्ड आ गया है, डैमेज भी आ गया साथ, राइट? इसलिए चारों को अलग अलग मेंशन कर दिया, क्लैरिफाई कर दिया। डैमेज और हार्म, अगर डैमेज नहीं होता तो फिर खाली इंजरी चल जाता, जरूरत नहीं थी। इज सेड टू चीट। एक्सप्लेनेशन, ए डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स इज डिसेप्शन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट डिसऑनेस्टली, जैसे मैंने कहा 6 कैरेट का था, बता रहा 24 कैरेट का सोना है, राइट? अब इस सेक्शन को देखो, अब ये नोट करो आप लोग जो मैं बता रहा हूं। 2 पार्ट में मैं बोल रहा हूं, पार्ट 1 बोल रहा हूं। फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस द पर्सन सो डिसीव्ड। फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस द पर्सन सो डिसीव्ड, ए, टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन, बी, टू कंसेंट दैट एनी पर्सन शैल रिटेन एनी प्रॉपर्टी। और अब आगे पार्ट 2 पे, ये फर्स्ट पार्ट हो गया चीटिंग का। नाउ सेकंड पार्ट, इंटेंशनली इंड्यूसेस द पर्सन सो डिसीव्ड। या मैंने बताया ना डिसऑनेस्टली और वो फ्रॉडुलेंटली वर्ड नहीं कर रखे इसके अंदर यूज। अगर इंटेंशनली उसने किया है और इंड्यूस कर दिया, जैसे किडनैपिंग में होता है ना भाई, सिंपली टेकिंग अवे आपने कर दिया तो किडनैपिंग हो जाएगी। यहां भी इंटेंशनली अगर आपने इंड्यूस कर दिया, दैट इज सफिशिएंट। आपकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन है नहीं है, आप फ्रॉडुलेंटली कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो मेंशन नहीं कर रहा है। इंटेंशनली इंड्यूसेस द पर्सन सो डिसीव्ड टू डू और ओमिट टू डू एनीथिंग which he would not do or omit
he were not so deceived, and which act or omission causes or is likely to cause damage or harm to that person in body, mind, reputation or property. ठीक है, अब इलस्ट्रेशन देखो इसकी सेक्शन की। डायरेक्ट खोल के 415 पे जाओ, इलस्ट्रेशन पे जाओ। एक आदमी बी को कहता है कि जी मैं तो सिविल सर्वेंट हूं और मुझे आप कुछ लोन दे दो। नेचुरली हमारे से कोई जब लोन मांगता है तो हम ये देखते हैं ना कि भाई ये पेइंग रिपे करने की कैपेसिटी है कि नहीं है इसकी। हमें लगे कि इसकी पेइंग रिपेइंग कैपेसिटी नहीं है तो हम लोन मना कर देंगे, बहाना मार देंगे कुछ। अब एक आदमी कह रहा है मैं सिविल सर्वेंट हूं, राइट, तो उसको लगे यार सिविल सर्वेंट है तो पैसे वापस दे ही देगा, सैलरी मिल रही, सब कुछ हो रहा है इसको। तो डिसऑनेस्टली उसने उसको डिसीव किया, क्या कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किया कि मैं सिविल सर्वेंट हूं, और उससे लोन मांगा, जबकि उसकी इंटेंशन है मैं ये रिपे नहीं करूंगा, वापस नहीं दूंगा। ए है चीटेड बी, यहां इसमें जेड लिखा हुआ है। अब एक व्यक्ति, आप लोग अगर कभी गोल्ड खरीदने गए हैं, कॉइन्स मिलते हैं ना मार्केट में, एक तो ज्वेलर अपने देसी कॉइन देता है, एक ब्रांडेड होते हैं एमएमटीसी के, होते नहीं होते। एमएमटीसी का वो शील्ड होता है, कभी भी ले जाओ 10 साल बाद भी तो उसको कुछ भी नहीं देखेंगे, उसका जो रेट होगा आपको पैसा देंगे, ले लेंगे। अब एक ज्वेलर कोई गोल्ड कॉइन बनाता है और उस पर एमएमटीसी का ठप्पा मारता है और उसकी पैकिंग करके आपको दे देता है, इनफैक्ट वो एमएमटीसी का नहीं है, राइट, तो वो चीटिंग मानी जाएगी। कैसे? कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किया उसने, फ्रॉडुलेंटली किया। देखो अब यहां डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली दो वर्ड है, wrongful gain and wrongful loss। मैं ये कहता हूँ टेक ए हाइपोथेटिकल सिचुएशन, उसने कॉइन दिया और जेन्युइन है, सब कुछ है, सारी बात है, और उसको कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है, टेक्निकली wrongful loss भी नहीं हो रहा है, बट उसने मोर एमएमटीसी की मार के दे दिया आपको, राइट। तो क्या किया उसने आपको डिसीव किया। डिसीव कैसे किया? कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किया, राइट, आपको फ्रॉडुलेंटली इंड्यूस किया, राइट, कि ये लो जी खरीद लो, तो ही हैज कमिटेड ऑफेंस ऑफ चीटिंग। ऐसे आपको पता होना चाहिए क्यों हो रहा है। बेटा मेरी क्लास चल रही, क्लास। अब देखो सी इलस्ट्रेशन, ए ने जेड को, हम मार्केट में गेहूं खरीदने जाते नहीं जाते, दुकान पे आटा चक्की वाले के पास जाते हैं ना, उसको कहते हैं भाई साहब हमें एमपी वाला गेहूं दे दो, वो अंदर जाएगा निकाल के लाएगा, देखो जी एमपी वाला गेहूं, हम कहेंगे इसी का आटा पीस के दे दो हमें। अब वो क्या करेगा? एमपी वाला गेहूं यूज नहीं करेगा, कोई दूसरा गेहूं हमें दे रहा है। उसने चीटिंग की नहीं की हमारे साथ? क्या किया उसने हमें सैंपल कुछ और दिया और सामान कुछ और दे दिया। उसने हमें डिसीव किया, ठीक, डिफ्रॉड किया हमारे साथ। उसकी यहां पर डिसऑनेस्ट इंटेंशन है कि मुझे गेहूं ये नहीं वो देना है इसके, राइट। सिमिलरली सैंपल कुछ और दे दिया, माल कुछ और दे दिया, he has committed the offense of cheating, right।
डी, हमने किसी आदमी को पैसे देने थे, मान लो हमने उसको चेक दे दिया एक, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है और मुझे पता है चेक डिसऑनर होना है, और मैंने उसको कहा भाई साहब ये लो चेक, ये ऑनर हो जाएगा, और वो चेक डिसऑनर हो गया। चीटिंग हुई कि नहीं हुई? इसलिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जब हम केस फाइल करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई हुई है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में तो होगा ही होगा, बट 420 में भी एफआईआर करके आप सेपरेट प्रोसीडिंग साइमल्टेनियसली चला सकते हैं, ठीक है ना। एक आदमी गया दूसरे के पास कि मेरे पास ये डायमंड की ज्वेलरी है, इसको गिरवी रख लो, मुझे लोन दे दो। उसने उसको बताया, उसके बारे में उसको डिसीव किया, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किया, और उसको ये विश्वास दिलाया कि वाकई में डायमंड की आर्टिकल है, और उस पर लोन लेके चला गया जबकि वो डायमंड की नहीं थी। ही हैज कमिटेड चीटिंग। अब देखो एफ, ये सेकंड पार्ट आ गया, ये फर्स्ट पार्ट चल रहा था अभी, डिसेप्शन था इन सब में, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट डिसेप्शन एक्सप्लेनेशन में आ गया, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से किया, फ्रॉडुलेंटली किया, इंड्यूस किया टू डिलीवर और टू रिटेन एनी प्रॉपर्टी, राइट। अब सेकंड पार्ट से रिलेटेड इलस्ट्रेशन आ रही है। A intentionally deceives Z into a belief that A means to repay any money that Z may lend to him and thereby dishonestly induces Z to lend him money A not intending to repay it, A cheats। भाई ये फर्स्ट पार्ट का ही है। इंटेंशनली डिसीव किया Z को, उसको विश्वास दिलाया, A means to repay the money, जबकि उसको पे नहीं करना था और उससे लोन ले लिया। A इंटेंशनली जेड को डिसीव करता है कि मैं इंडिगो, आप जानते ही होंगे इंडिगो तो नीला तोता, कि उसकी क्वांटिटी आपको डिलीवर करूंगा, और डिसऑनेस्टली जेड को इंड्यूस करता है कि मुझे एडवांस में पैसा दे दो, मैं आपको उतनी क्वांटिटी डिलीवर कर दूंगा, जबकि उसकी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कोई फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग उसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी कि मैं डिलीवर नहीं करूंगा और पैसे ले लेता है। लेकिन अगर यहां थोड़ा डिफरेंस है, ये एग्रीमेंट कर लिया कि आप मुझे एडवांस दे दो, मैं आपको सब्सिक्वेंटली माल सप्लाई कर दूंगा, उस टाइम तक इंटेंशन बिल्कुल ठीक है। सब्सिक्वेंटली अगर वो डिसऑनेस्ट होता है देन इट इज नॉट ए केस ऑफ चीटिंग। ये समझ में आया? मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। मैं दूसरा एग्जाम्पल देता। ए बी की सेकंड हैंड कार खरीदने गया। दो कंडीशन, पहली कि मुझे इसको एक पैसा नहीं देना, उसने उसको कहा कि आप मुझे कार दे दो और मैं आपको 10 दिन बाद पेमेंट कर दूंगा, जबकि फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन उसकी इंटेंशन नहीं है पैसा देने की, तो चीटिंग हो गई। सेकेंडली, ए कार खरीदने गया और 5 लाख में उसने बात कर ली, 1 लाख रुपए उसको एडवांस दे दिया और उसको कहा कि 4 लाख
आपको मैं विद इन 6 मंथ पे कर दूंगा, राइट। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग उसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है, उसने कोई डिसेप्शन नहीं किया, डिसेप्शन नहीं है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है, फ्रॉडुलेंटली नहीं कर रहा है। डिसेप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है चीटिंग का, डिसेप्शन होनी चाहिए। अब क्या हुआ, उसके बाद कोरोना आ गया और उसका सारा बिजनेस फेल हो गया। अब उसके पास पैसे ही नहीं, वो चाह भी ले तो पेमेंट नहीं कर सकता। यहां पर चीटिंग नहीं होगी क्योंकि फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन उसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है, डिसेप्शन नहीं है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर वो डे 1 से उसकी ये प्लानिंग है कि वो फर्जी आधार कार्ड भी ले आया एक बना के, पैन नंबर भी ले आया, उसको कहा भाई साहब मैं यहाँ रहता हूँ और यहाँ का परमानेंट रेजिडेंट हूँ और मेरा ये बिजनेस है, ये है, वो है और कोई दिक्कत नहीं है, और डे 1 से उसने डिसाइड कर रखा मैं पार्ट पेमेंट देके गाड़ी लेके भाग जाऊंगा, देन ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर चीटिंग। दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए? मीनिंग देयर बाय चीटिंग में फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग डिसेप्शन होनी चाहिए। इसलिए जब भी हम लोग कोई चीटिंग की ड्राफ्टिंग करते हैं, टाइम एंड अगेन ये वर्ड यूज करते हैं, फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन ही वाज हैविंग डिसऑनेस्ट इंटेंशन। अगर आपने ये नहीं लिखा है तो आपका केस स्टैंड नहीं करेगा। फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन होनी चाहिए, राइट। ये क्लियर हो गया? अगर सही मायने में देखा जाए चीटिंग इतना ही है। मैंने फर्स्ट पार्ट आप लोगों को बता दिया, सेकंड पार्ट आप लोगों को बता दिया, राइट। लेकिन अब इस पे कुछ केस लो और इसको डिटेल में हम लोग करेंगे। डिसेप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट इंग्रेडिएंट है चीटिंग का। सबसे पहले डिसेप्शन होनी चाहिए। अगर कोई भी किसी को डिसीव करेगा या चीट करेगा, उसके 2 तरीके हैं। एक पार्ट 1 में बताया मैंने, एक पार्ट 2 में बताया आपको। पार्ट 1 में मैंने क्या बताया कि डिसेप्शन होनी चाहिए, डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट होनी चाहिए। डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली उसको इंड्यूस करे टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी और रिटेन एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन। सेकेंड पार्ट मैंने बताया डिसेप्शन होनी चाहिए और इंटेंशनली इंड्यूसमेंट होना चाहिए टू डू और ओमिट टू डू एनीथिंग विच ही वुड हैव नॉट बीन डन सो हैड ही बीन अवेयर अबाउट सच डिसेप्शन। मैं अगेन रिपीट कर देता हूं सरल भाषा में। फर्स्ट पार्ट चीटिंग का, accused deceived some person by deception, he induced that person, the above inducement was fraudulent or dishonest, the person so induced delivered some property or consented to retention of some property by any person. Second part, accused deceived some person, accused thereby induced him, such inducement was intentional, person so induced did or omitted to do something, such act or omission caused or likely to cause damage or harm to body, mind, reputation or property.
स्टेट वर्सेस रामदास नायडू। इस केस में काफी लोगों ने, एक गांव के लोगों ने लैंड डेवलपमेंट बैंक से कुएं खोदने के लिए लोन ले लिया। राइट, बैंक ने लोन दे दिया, उन्होंने कोई कुआं नहीं खोदा और लोन वापस भी कर दिया। बैंक को कोई नुकसान तो नहीं हुआ। देखो, बैंक से लोन ले लिया कुएं खोदने के लिए और कुएं खोदे नहीं, और बैंक को लोन भी वापस कर दिया और टाइमली कर दिया। विल इट बी चीटिंग? देखो, फर्स्ट पार्ट होगा कि सेकंड पार्ट होगा? चीटिंग का फर्स्ट पार्ट हुआ कि सेकंड पार्ट, ये बताओ। एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ बात करो। सेकंड पार्ट। देखो, इंटेंशनली उन्होंने बैंक को डिसीव किया कि कुएं खोदने, कुएं खोदे नहीं। डिसेप्शन क्या है? कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। इंड्यूस किया, इंड्यूस क्या किया? हमें लोन दे दो। राइट, टू डू और ओमिट टू डू समथिंग। भाई बैंक को पता चल जाता है ये कुएं नहीं खोदेंगे, ये सब कुछ नहीं करेंगे, तो लोन नहीं देता उनको। राइट, अब नाउ क्वेश्चन अराइजेस, लास्ट में लाइन है ना, causes or likely to cause damage or harm to body, mind, reputation or property. Right? अब बैंक को क्या नुकसान हुआ? डैमेज क्या हुआ? लोन तो वापस मिल गया, जो इंटरेस्ट होगा तय होगा वो भी दे दिया। बताओ क्या नुकसान हुआ? रेपुटेशन तो खराब होगी नहीं होगी बैंक की, कि इस बैंक से लोगों ने झूठ बोल के लोन ले लिया और बैंक ने वेरीफाई नहीं किया और बहुत लोगों को दे दिया। कोई एक नहीं है, बहुत लोगों को दिया। राइट, हालांकि इसमें जो रीजनिंग दे रखी है वो डिफरेंट दे रखी है। आई डोंट एग्री विद दैट रीजनिंग। Thus, as a result of dishonest inducement of person, there can either be wrongful gain, including person practicing deception. Whenever any of these results follow, the account of deception practiced so and so. इसमें रीजनिंग ये दे रखी है कि उन्होंने रॉन्गफुली गेन किया है। भाई बैंक से लोन लिया, 6 महीने 8 महीने जितने टाइम भी उन्होंने रिटेन किया होगा, रीजनेबल उसका इंटरेस्ट रेट जो भी रहता है, तो रॉन्गफुल गेन तो किया ही किया। बैंक को भले ही रॉन्गफुल लॉस ना हुआ हो। ये रीजनिंग है इसके अंदर। सर, रेपुटेशन लायबल कैसे हो गई? उसमें तो बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी उसमें रेपुटेशन अच्छी बनी है ना उसमें बैंक की। अब बैंक में एजेंट्स का एक ही वो होता है ऑब्जेक्टिव कि ज़्यादा से ज़्यादा लोन होना चाहिए। अरे जिस पर्पस के लिए दोगे वो पर्पस तो होना चाहिए, या ऐसे ही लोन दे दोगे? सर, एजेंट कुएं खोदने के लिए लोन दिया, कुएं आप खोद नहीं रहे हो, बैंक का पैसा लेके यूज कर रहे हो। कल को कोई भी आदमी कहेगा वो बैंक वाला तो इतना बेवकूफ है, उससे जाके कुछ भी कह के लोन लेके आ जाओ। तो अरे आपको रॉन्गफुल गेन किया, राइट, और बैंक को इंड्यूस किया लोन डिलीवर करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए,
अगर बैंक को पता होता, बैंक वुड हैव नॉट डिलीवर्ड द सेम, राइट। दूसरी रीजनिंग, ये मैं बता रहा हूँ, डिसीजन में नहीं है, इंटेंशनली उन्होंने बैंक को डिसीव किया और इंड्यूस किया लोन लेने के लिए, और बैंक की रेपुटेशन को हार्म किया। Deceiving any person, deception is deliberately leading a person into error or deliberately causing a person to believe which ordinarily he would have not believed but would believe because he was deceived. Deception यही है ना, कि किसी आदमी को वो विश्वास करने के लिए आपने फैक्ट इस ढंग से बताए, अगर उसको सत्य पता होता उसको कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करके उसको विश्वास दिलाया। ये बात ये नहीं है जैसे मैं गोल्ड का बता रहा हूं। कंप्लेनेंट का डिसेप्शन, मैं टाइम एंड अगेन बता रहा हूं, डिसेप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। ये जो डिसेप्शन है, जरूरी नहीं है एक्सप्रेस वर्ड्स में आए। वी कैन गैदर फ्रॉम द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। एकदम डायरेक्ट जरूरी नहीं, कई बार हालात, सर्कमस्टांसेस और फैक्ट्स ऐसे होते हैं, वी कैन गैदर फ्रॉम दो सर्कमस्टांसेस। उसमें कंडक्ट भी देखा जाएगा उसका, जो आदमी डिसीव कर रहा। मैंने आप लोगों को बताया, एक आदमी किसी को डिसीव करके लोन ले लेता है डिसऑनेस्ट इंटेंशन से, तो चीटिंग होगी। लेकिन अगर एक आदमी सिंपली लोन लेता है किसी आदमी से और सब्सिक्वेंट सर्कमस्टांसेस में कुछ हार्ड कंडीशन आ जाती है और वो पे नहीं कर पा रहा है, देन इट विल नॉट अमाउंट टू चीटिंग। मैंने आप लोगों को बताया, तो फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन होना चाहिए। उमेश चंद्र मित्र, बड़ा फेमस केस है। उमेश चंद्र मित्र, MITTER। एक व्यक्ति ने करेंसी नोट के दो हाफ ट्रेजरी में भेज दिए कलकत्ता बाय पोस्ट, के ये मेरे दोनों हाफ मैं आपको भेज रहा हूं, दूसरे वाले खो गए हैं, इसलिए मुझे इनके बदले दूसरे नोट दे दिए जाए। जब ट्रेजरी में पहुंचा, वहां जो कंसर्न ऑफिसर था उसने पता लगाया, उसने देखा कि इसके दो हाफ जिनकी वो बात कर रहा खो गए हैं, वो किसी और आदमी ने प्रेजेंट करके और वो नोट ले लिए हैं, और ये पुराने नोट को जिसके हाफ हो रखे थे उसका सर्कुलेशन बंद कर दिया। इनुइट फिर भी उसने उसको फॉर्म भेज दिया कि आप इसको भर के मेरे पास भेज दीजिए। उसने भर के भेज दिया, राइट। जबकि उसको पता है ट्रेजरी वाले को, मुझे इसको पैसे नहीं देने, ऑलरेडी हम दे चुके हैं दूसरे व्यक्ति को, और उसका सर्कुलेशन भी बंद कर दिया हमने उन नोटों का।
ये जो व्यक्ति था जिसने भेजे थे, he was held liable for attempt to cheat. वो डिलीवर नहीं किया ना उन्होंने, अगर वो डिलीवर कर देते तो फिर चीटिंग हो जाती पूरी, क्योंकि उसके नॉलेज में था ऑलरेडी। फॉर्म भर के जैसे ही उसने भेजा, ही वाज हेल्ड लायबल फॉर अटेम्प्ट टू चीट। ये जब अटेम्प्ट पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगा केस। दोबारा समझाओ, नहीं समझ आया? गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, अगर कोई पुराना नोट है, अगर वो डिस्ट्रॉय हो गया है तो उसका सर्कुलेशन बंद कर देंगे। और जो आदमी कहेगा जी देखो ये नोट है मेरे पास, ये डिस्ट्रॉय हो गया, मान लो मेरे पास 100 का नोट है, उसकी हालत इतनी खराब हो गई है कि वो मार्केट में चलने लायक नहीं रहा, मैं ट्रेजरी में जाऊंगा कि जी ये मैं 100 का नोट है मेरे पास, अब ये चलने लायक नहीं बचा है और ये सर्कुलेट नहीं हो सकता है फर्दर, ये मैं आपको नोट दे देता हूँ, आप मुझे इसकी जगह दूसरा नोट दे दो। तो वो क्या करेंगे, उनको कोई लॉस तो नहीं हुआ ना, वो उसका सर्कुलेशन बंद कर देंगे। अगर उस नोट का सर्कुलेशन बंद हो गया, ट्रेजरी को कोई लॉस थोड़ा हो रहा है, दूसरा नोट दे दिया रिप्लेस करके, राइट। अब ऐसे ही मान लो मेरे पास 100 के 2 नोट है, दोनों बीच में से फट गए, दो टुकड़े हो गए, हो जाते हैं ना नोट के, कभी कभी हम चेपी लगाते हैं, टेप लगा देते हैं। मेरे पास 2 हिस्से हैं उस नोट के, राइट। वो मुझे सड़क पे मिल गए। अब मैंने ट्रेजरी वाले को कहा कि भाई साहब ये नोट ना देखो फट गया, 2 हिस्से हो गए इसके, अब ये 2 हाफ है मेरे पास दोनों का, और जो दूसरा हाफ था वो खो गया मेरे से, क्योंकि इनफैक्ट किसी का खोया होगा तब मिला ना उसको रोड पे। आर यू गेटिंग? मुझे मिल गया, मैंने कहा दूसरा हाफ खो गया इसका, अब आप मुझे इसके बदले दूसरे नोट दे दीजिए, ट्रेजरी वाला आपको रिप्लेस करके दे देगा इफ ही इज कन्विंस्ड बाय योर स्टेटमेंट, और वो उसका सर्कुलेशन बंद कर देगा मार्केट में उस नोट का, राइट। तो गवर्नमेंट का तो 100 ही नोट चल रहा है ना, 100 के 2 ही नोट तो चल रहे हैं। ऐसा तो है नहीं 2 के वो मैं लेके आ गया तो पुराना भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तब उनको लॉस है, करेंसी तो है। अब सिमिलरली जब मैंने भेजा ट्रेजरी वाले को, बाई पोस्ट भेजा मैंने, ट्रेजरी वाले ने देखा, जब चेक किया अपने रिकॉर्ड में कि इसके तो 2 कोई ले चुका ऑलरेडी, उसके पास हाफ होंगे, उसने जो भी कन्विंस किया होगा उससे कन्विंस होकर उसको दे दिया। अब इसका जब इसका गया वहां, उसको पता है कि ऑलरेडी हम इसका सर्कुलेशन बंद कर चुके हैं, जो आदमी क्लेमेंट था उसको क्लेम दे चुके हैं, उसको पता था कि इसको हम नहीं देंगे, फिर भी उन्होंने जो भी उसने एप्लीकेशन लिख के भेजी, वो 2 हाफ भेजे, उसको देख के फॉर्म भेज दिया कि फॉर्म भर के आप हमारे पास भेज दो, जबकि उसको पता है मैं दूंगा नहीं इसको, फॉर्म भेज दिया। अब इन्होंने उस फॉर्म को फिलअप करके डिस्पैच कर दिया कि लाओ जी पैसे, राइट। अब पैसे तो नहीं मिले ना, इसको डिलीवरी नहीं हुई है यहाँ। देखिए अगर वो पहले वाला व्यक्ति मान लो जो डिलीवरी ले गया है और दूसरे वाला सही है, मान लो जेन्युइन है, तो पहले वाले ने चीटिंग कर दी क्योंकि उसको डिलीवरी हो गई। अगर पहले वाला सही था और ये गलत है, इसने फॉर्म भर के भेजा, इसको डिलीवरी तो कुछ नहीं हुआ, बट उसने एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस तो कर दिया ना, जो कर सकता था ही डिड दैट। उसने तो फॉर्म भर के भेज ही दिया ना, वो तो यही कर सकता था और तो कुछ नहीं कर सकता था, तो अटेम्प्ट ऑफ चीटिंग हो गया। Intentionally inducing that person to do or omit to do anything which he would not do or omit. जो सेकंड पार्ट है इसमें इंटेंशन इज द जिस्ट ऑफ द ऑफेंस। इंटेंट रेफर्स टू द dominant motive of action and not to a casual or merely possible result. इंटेंशनली जब इंड्यूस करते हैं किसी आदमी को हम, तो बड़ा डोमिनेंटली और एक्टिवली बताना पड़ेगा ना
ये नहीं कि आइडिया से हम कुछ कह रहे हैं कि पॉसिबली ये रिजल्ट हो सकता है इसका, नो। जैसे मैं मर्डर में बता रहा था, विद सर्टेनिटी होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होनी चाहिए। मैंने पहले ही बताया, फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन होना चाहिए। यानी कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन, जब वो वायदा कर रहा है मैं पैसा वापस दे दूंगा, लोन ले रहा है उसको कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करके, तो जिस टाइम पे वो प्रोमिस कर रहा है उस टाइम डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए, नहीं कि बाद में। अगर बाद में होगी देन इट विल बी ए सिविल केस, नॉट ए क्रिमिनल केस। मैं टाइम एंड अगेन आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं, इट शुड बी फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जब प्रोमिस कर रहा उस टाइम होना चाहिए। अगर उस टाइम डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है, मैंने एग्जांपल भी दिया कार खरीदने वाला, दोनों तरीके से आप लोगों को। तो अगर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग डिसऑनेस्ट इंटेंशन है तो चीटिंग होगी। अगर सब्सिक्वेंटली डिसऑनेस्ट इंटेंशन हो जाती है, सब्सिक्वेंटली अगर हम ये प्रूव कर दें कि वो पार्ट पेमेंट जब दे रहा उस टाइम ही इज वेरी ऑनेस्ट, अगर ये प्रूव कर दिया कि सब्सिक्वेंटली उसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन होगी, गाड़ी तो आएगी मेरे पास, बाकी पैसे देने की क्या जरूरत है, इवन देन इट विल बी ए सिविल केस। सिविल लायबिलिटी होगी, नहीं क्रिमिनल लायबिलिटी होगी। हालांकि एक केस और है, मैं इससे एग्री नहीं करता हूं, पता नहीं किन सर्कमस्टांसेस में डिसाइड हो रखा है। अगर कोई आदमी फॉल्सली आइडेंटिफाई करता है, हम एडवोकेट है ना, नोटरी से टेस्ट कराते हैं, उसको मिस्टर से टेस्ट कराते हैं। हम कह देते हैं ना आई आइडेंटिफाई, साइड में मोहर लग जाती है, उस पर हम साइन मार के भेज देते हैं, सिग्नेचर करा के और नोटराइज कर देता है, ओथ कमिश्नर कर देता है, और ओथ कमिश्नर ने कर दिया। तो इस केस में ये हेल्ड हुआ कि चूंकि ओथ कमिश्नर को नुकसान तो कुछ भी नहीं हुआ, उसको अटेस्टेशन के जो पैसे मिलने थे पैसे दे दिए और उसने अटेस्ट कर दिया। बट मैं इसको अदरवाइज इंटरप्रेट करता हूं। अगर आपने कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट कर दिया, डिसेप्शन होगी, उसको इंड्यूस कर दिया नोटरी को, इंटेंशनली उसको आपने इंड्यूस कर दिया। क्या इंड्यूस कर दिया कि इस डॉक्यूमेंट को अटेस्ट कर दो। अगर नोटरी को ये पता चल जाता कि ये व्यक्ति जेन्युइन नहीं है तो अटेस्ट नहीं करता ना, आपने उससे अटेस्ट करा लिया। टू डू सम एक्ट और ओमिट टू डू। अब क्वेश्चन ये आता है डैमेज और हार्म हुआ या नहीं हुआ। भाई कल को उस एफिडेविट को अगर कोर्ट में ले जाए कोई और ये कहे कि जी ये गलत आदमी का एफिडेविट है और वो नोटरी साहब ने और उन्होंने टेस्ट कर रखा है, तो उसका लाइसेंस भी तो कैंसिल हो सकता है कल को। तो उसको डैमेज और हार्म हुआ कि नहीं हुआ? मैं अभी एक मैटर कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग, उसमें एफिडेविट फाइल कर दिया था, 8 तारीख को साइन कर दिया, वो आदमी 9 तारीख को इंडिया से बाहर चला गया, नोटरी ने 20 तारीख को टेस्ट कर दिया। तो कोर्ट में क्वेश्चन रेज हो गया, भाई ये 2 तारीख को तो इंडिया में और 20 तारीख को इंडिया में था ही नहीं, तो टेस्ट कैसे कर दिया? क्योंकि वो तब ये टेस्ट करेगा ना, वो कंटेंट्स बताएगा सारे, उसको कहेगा कि हाँ जी मैं एग्री करता हूँ, ये चीजें मैं इसको अभी टेस्ट कर रहा हूँ। तो उसी पे उनकी रिट एंटरटेन करने से मना कर दिया था हाई कोर्ट ने, नाउ दे आर इन सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ इसमें रीजनिंग ये दे रखी इस केस में, सिंस द ओथ कमिश्नर डिड नॉट सफर एनी हार्म इन हिज बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। ये राम जस का केस था। बट आप लोगों को कोई भी रीजनिंग अपने तरीके से देनी है, ये नहीं देखना केस डिसाइडेड है वैसे लिख के आ लोगे। जब आप रीजन आंसर दोगे और ये रीजन तरीके से सारी चीजों को बताओगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। वहां ये नहीं है आपका डिसीजन राइट है कि रॉन्ग है।
भाई सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट डिलीवर होती है ना, माइनॉरिटी का जजमेंट आता नहीं आता। अगर 5 जजेस की बेंच है, 3 कह रहे ये, 2 कह रहे ये नहीं है, जो 2 माइनॉरिटी है वो भी तो सुप्रीम कोर्ट के जज है, वो भी तो कॉम्पिटेंट है, तो दे आर ऑल्सो राइट। ऐसा तो नहीं है क्योंकि मेजोरिटी का डिसीजन प्रिवेल करेगा, रेसो डिसिडेंडी वही माना जाएगा जो मेजोरिटी का डिसीजन होगा, इसलिए उसको अफेक्ट कर दिया जाता है। तो इसलिए दिमाग में ये मत रखो कि वो एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आएगा नहीं जी मैंने तो ये आंसर दे दिया, मैंने ये दे दिया। नो, जब आप सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन कर करके अपने रीजंस दोगे, बिल्कुल प्रॉपर एक्सप्लेन करोगे, इन माय ओपिनियन ये है, ये है, ये है, तो आंसर विल बी करेक्ट। तो चाहे सही लिखे चाहे फिर मतलब दोनों के आंसर सही है, बट रीजंस अगर हम दूसरी वाले की देख कि जिनके दोनों में से 3 में से 2 जिन्होंने दिए थे उनके रीजंस थे, तो भी सर मार्क्स वो मतलब बिल्कुल को इतने मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे। अगर आपका रीजन सही है, आंसर सही है, यू विल फेच द मार्क्स, व्हाई नॉट। भाई कोर्ट में भी आर्गुमेंट करते क्या होता है, कई बार बिल्कुल 19-21 होता है, जो एडवोकेट अच्छे तरीके से कोर्ट को कन्विंस कर देता है उसके फेवर में डिसीजन हो जाता है, he gets the relief। सर जज पे भी तो डिपेंड करता है, जो अभी फॉरगेट दैट, एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ सीखो बस। केस में आया था, अगर आपने कंसीलमेंट ऑफ एक्ट किया है, भले ही वो इलीगल एक्ट ना हो आपका, कई बार हम कंसीलमेंट ऑफ एक्ट कर दें और जो कंसील कर रहे हैं वो इलीगल नहीं है वैसे, लेकिन कंसीलमेंट ऑफ एक्ट अगर है और है डिसऑनेस्ट, कंसीलमेंट ऑफ एक्ट इलीगल नहीं है बट डिसऑनेस्ट है, इवन देन देयर विल बी चीटिंग। पफिंग पे मैंने आप लोगों को बता दिया। मैंने गोल्ड का एग्जांपल दिया है, केस है डिसाइडेड, इसमें सिल्वर स्पून का एग्जांपल है। प्लेज कर दिया कि जी सिल्वर स्पून है ये, और वो सिल्वर स्पून नहीं था, और उससे प्लेज करके पैसे ले लिए जो भी लेने थे, ही वाज हेल्ड लायबल फॉर चीटिंग। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर कोई आदमी ये कहे कि भाई साहब ये सिल्वर स्पून है, मैं आपको प्लेज कर रहा हूं, मुझे इस पर लोन दे दो, और इस चम्मच को बड़ा पुराना चांदी का चम्मच है, इसको जवाहरलाल नेहरू ने भी यूज किया, इंदिरा गांधी ने भी यूज किया था, मोदी भी यूज कर रहा था, अब मेरे पास आ गया है, बट सिल्वर स्पून तो है ही ना। आप तो सिल्वर स्पून के पैसे दे रहे हो जितनी उसकी वैल्यू होगी, इस बात की वैल्यू थोड़ा लगा रहे हैं कि मोदी ने यूज करा या उसने यूज करा। यस, अगर ऑक्शन होती है इंटरनेशनल मार्केट में कि ये वो पिस्टल है जिसे हिटलर ने सुसाइड किया था, उसकी ऑक्शन लगती है, और कोई आदमी कहता है कि ये हिटलर वाला है जी और वही है, और उस हिसाब से पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन वो पिस्टल नहीं था जो हिटलर ने यूज किया था, देन ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर चीटिंग। आप समझ रहे हैं दोनों में अंतर? यहां भी अगर वो सिल्वर चम्मच है, उसकी ऑक्शन कर रहे हैं, देखो जी इस चम्मच को जवाहरलाल नेहरू ने भी यूज किया, लाल बहादुर शास्त्री ने भी किया, इंदिरा गांधी ने भी यूज किया, नरसिम्हा राव ने भी यूज कर लिया, मोदी जी ने भी यूज किया था, इसकी ऑक्शन लगा रहे हैं हम, और फिर आप उसके जो पैसे लगा रहे हैं वो उस हिसाब से लगा रहे हैं कि घर में सजाना है हमें, उसको एज ए सिल्वर स्पून की तरह आप डील नहीं कर रहे। तब अगर आप पैसे दे रहे हैं और कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है और ये झूठ है, उस चम्मच को नहीं यूज किया गया है, देन ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर चीटिंग। Merely puffing is no offense. Concealment of fact is an offense. Deception is there. कृष्णन ट्रैफिक पुलिस का एक हेड कांस्टेबल है,
ये कृष्णन उसके असिस्टेंट हैं। आप वहां ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गए, इसने आपको कहा कि भाई साहब मुझे 200 रुपये दे दो, न आपको टेस्ट पास करने की जरूरत है न कुछ करने की जरूरत है, मैं आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दूंगा। उसने फॉर्म भरा, सारा सब कुछ करा, जमा कराया, मेरा टेस्ट भी नहीं हुआ, सब कुछ हो गया, मेरा लाइसेंस भी बन गया और लाइसेंस मेरे पास आ गया। जो व्यक्ति है असिस्टेंट, जिसने बनवा के दिया है, जिसको हम एजेंट बोलते हैं, he has committed the offense of cheating। कैसे किया? उसने जो अथॉरिटी लाइसेंस इश्यू कर रही है अल्टीमेटली, उनसे एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट लिख के भेजा ना कि ड्राइविंग भी पास हो गया, ये भी पास हो गया, वो भी पास हो गया। कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट हुआ तभी तो लाइसेंस इश्यू हुआ। और उसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन है। क्या है? जब तक लाइसेंस इश्यू नहीं होगा उसको 200 रुपये नहीं मिलेंगे, रॉन्गफुल गेन करना है। अगर वो लाइसेंस बन के तैयार हो गया है, डिलीवर नहीं हुआ है, और जो एजेंट है उसके किसी काम का नहीं, उस लाइसेंस से वो तो गाड़ी चला नहीं सकता, इवन देन इट विल बी चीटिंग। क्यों? क्योंकि लाइसेंस बन तो गया ना, तैयार हो गया है, वो वहां तक पहुंचे या ना पहुंचे। एंड लाइसेंस वाज प्रॉपर्टी विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। मैंने आपको बताया था अभिनंदन मिश्रा वाले मैटर में कि वो उसको एडमिशन टिकट मिला था एमए में अपीयर होने के लिए, उसने कहा प्रॉपर्टी नहीं, इट इज प्रॉपर्टी, यहाँ तो ड्राइविंग लाइसेंस है, इट विल बी प्रॉपर्टी। ये आए दिन हम लोग कोर्टों में देखते हैं कि एक आदमी ने एक प्रॉपर्टी बेच दी, किसी को प्लॉट बेच दिया, फ्री फ्रॉम ऑल एनकम्ब्रांसेस। एग्रीमेंट टू सेल में ये लिखा जाता नहीं लिखा जाता। बाद में उसको पता चला इस पे तो लोन ले रखा था उसने बैंक से, तो ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर चीटिंग। क्योंकि उस पर लोन था और उसने बताया, वही हो गया। इसके अंदर एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट हो गया, जो उसको बताना चाहिए था। डिसेप्शन हो गई, डिसऑनेस्ट इंटेंशन हो गई, प्रॉपर्टी बेच रहा है, उसको गेन तो हो ही रहा है, ठीक है। और जिस आदमी ने खरीदा है, अगर उसको पता होता है इस पे ऐसा ऐसा है, तो ही वुड हैव नॉट बॉट दैट प्रॉपर्टी। ये बिशन दास का केस है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एक केस है श्रीनिवासन। एक कंपनी ने अपनी एक फोर्ज बैलेंस शीट तैयार की, हमारा इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतने गुना बढ़ गया है, हमारी कंपनी ये कर रही है, वो कर रही है, और पब्लिक को ये विश्वास दिलाया कि हमारे शेयर खरीद लो। लोगों ने शेयर खरीद लिए, तो एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है, ठीक है। अगर लोगों को पता होता है इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो ये नहीं हो सकता, वो शेयर नहीं खरीदते। दे वर हेल्ड लायबल फॉर चीटिंग।
ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट केस है तुलाराम। एक आदमी को लोन वापस करना था। उसने एक एनवेलप लिया, उसमें एक चिट्ठी लिख दी, भाई साहब आपसे जो मैंने पैसे लिए थे मैं इस लिफाफे में डाल के भेज रहा हूँ। मान लो 1000 रुपये लिए थे, उसने डिस्पैच करके भेज दिए। ठीक है, अब उसने खोल के देखा, उसमें तो कुछ भी नहीं था, करेंसी नोट थी। और उसने जब लेगा तो मान लो स्पीड पोस्ट से भेजे, एक्नॉलेजमेंट तो आएगी ना, एक्नॉलेजमेंट साइन कर देगा वो, राइट। अब ये देखो इस केस में चीटिंग हुई या नहीं हुई। बहुत सारे वकील भी करते हैं, जब अपोजिट पार्टी को कॉपी सप्लाई करनी होती है तो उसमें पेटिशन की कॉपी डालने की बजाय खाली पेपर भर के भेज देते हैं, कहते हमने डिस्पैच कर दिया, देखो हमने तो भेज दिया था। अब इसमें दो ओपिनियन आती है। एक ओपिनियन ये आती है कि अगर हम ये प्रिज्यूम कर भी ले कि उसने नोट नहीं भेजे, मान लेते हैं उस आदमी की बात, बट जो उसने साइन करके दी है एक्नॉलेजमेंट, अगर उसको पता होता है इसमें नोट नहीं है, वो एक्नॉलेजमेंट साइन करके नहीं देता ना, तो डिलीवर कर दी ना, वो चीटिंग हो गई। दूसरी इसमें ओपिनियन ये आई थी कि he was merely creating a false evidence अपने डिफेंस के लिए, कि कल को ये रिकवरी सूट अगर फाइल करता है मेरे अगेंस्ट, तो वो व्यक्ति ये दिखाएगा, देखो जी मैंने तो पैसे भेज दिए थे, एक्नॉलेजमेंट रही और इसमें डाल के ऐसे भेजे थे उसके पास, कि मियरली वो फॉल्स एविडेंस कर रहा है, तैयार कर रहा है उसके लिए, और कोई उसने चीटिंग नहीं की है। क्यों? जब उसके पास पैसे नहीं गए, कोई प्रूफ नहीं हुआ, रिकवरी सूट तो फाइल कर ही सकता है ना, तो उसको लॉस तो कुछ नहीं हुआ, रिकवरी सूट फाइल करके सिविल केस में रिकवरी कर लेगा उससे पैसे की। बट कोर्ट ने कहा नहीं, जो एक्नॉलेजमेंट उसने लिख के भेजी है उसको, दैट इज ऑल्सो प्रॉपर्टी एंड ही हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ चीटिंग। ये जो केस मैंने आपको बताया था, इसके अंदर कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था, दोनों ओपिनियन आ गई थी उसके अंदर, बट कोर्ट ने ये कहा था कि नहीं, वो he would have had some sort of proof that the debt had been paid off, then the offence would be an attempt to fabricate false evidence within the meaning of section 192 of the IPC. The accused however had not been charged with any such offence. लेकिन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में, उन्होंने वही जो ये दूसरी रीजन में बता रहा हूँ कि वो ही वाज हेल्ड लायबल फॉर चीटिंग, एक्नॉलेजमेंट जो भेज दी। ये दो कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स हैं, बट इसमें पिल्लई बड़े फेमस हुए हैं क्रिमिनल लॉ में, उन्होंने अपनी ओपिनियन दे रखी है कि जो सुलेमान साहब की जो जजमेंट थी तुलाराम वाले केस में कि वो चीटिंग नहीं होनी चाहिए, कि दैट शुड बी द प्रेफरेबल अप्रोच। ओके, शुड आई स्टार्ट अटेम्प्ट? सर आप नेक्स्ट क्लास में? चलो मैं आप लोगों को थोड़ा सा हल्का अटेम्प्ट बता देता हूँ। कोई भी जो ऑफेंस होता है, इंटेंशन होती है,
फिर आदमी तैयारी करता है, ऑफेंस कमिट करने के लिए प्रिपरेशन होती है, फिर एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस होता है, जिसको अटेम्प्ट भी बोलते हैं। अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो ऑफेंस इज कंप्लीट, राइट। पूरे अटेम्प्ट में सिर्फ और सिर्फ जो मोस्ट फंडामेंटल थिंग है वो ये है कि कहां तक हम इसको प्रिपरेशन माने और कहां हम एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस माने। चूंकि एक्ट मीन्स सीरीज ऑफ एक्ट। ठीक है। भाई कोई आदमी अपनी पत्नी को मारना चाहता है, उसने कमरे में बंद कर दिया और खाना पानी कुछ नहीं दिया, राइट। बगैर खाए आदमी 30-40 दिन तो जिंदा रह ही जाएगा, राइट। चलो 5-7-10 दिन रह जाएगा। जतिन दास फ्रीडम स्ट्रगल अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो जतिन दास काफी लंबे टाइम तक रह गया था, अराउंड 44 डेज अगर आई नोट रॉन्ग। अब 2 दिन जब उसने उसको बंद कर दिया, 2 दिन बाद उसको रिपेंटेंस हुआ, अरे यार मेरी सेवा बड़ी की है इसने, कोई बात नहीं, कुछ कमियां हैं, तो जाके खोल देता है और खाना खिला देता है। एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, वो उसको वहां बंद करके कहीं दूर चला गया जहां पे बैठ के मर जाएगी। जिस दिन उसे ताला बंद किया बाहर से और खाना पानी उसका बंद कर दिया, द वेरी मोमेंट अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर हो गया। यस सर। ठीक है। अब मान लो 2 दिन बाद उसको रिपेंटेंस हो गया, उसने ताला खोल दिया, फिर कोई ऑफेंस नहीं हुआ, एट द मोस्ट हर्ट हो जाएगा। तो अटेम्प्ट को आप लोगों को उस तरीके से समझना है। उसके लिए डिफरेंट डॉक्ट्रिन्स हैं। ये इन चीजों को एलोबरेट करने के लिए और इनको अलग अलग करने के लिए। प्रिपरेशन की स्टेज पर कुछ ऑफेंसेस है जो पनिशेबल है, अदरवाइज प्रिपरेशन इज नॉट पनिशेबल। मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था कि वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, प्रिपरेशन टू कमिट डेप्रिडेशन ऑन द टेरिटरी ऑफ एनी पावर एट पीस विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट सेक्शन 122 है। 126 दूसरी स्टेट कोई भी गवर्नमेंट ऐसी जो हमारे पास पीसफुल है उनकी टेरिटरी पे जाके डेप्रिडेशन करना। प्रिपरेशन फॉर कमिटिंग डकैती, देन मेकिंग, सेलिंग और बीइंग इन पोजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर काउंटरफिटिंग कॉइन्स और स्टैम्प्स, उनका प्रिपरेशन। पोजेशन ऑफ काउंटरफिट कॉइन्स, फॉल्स वेट एंड फॉल्स डॉक्यूमेंट्स, उससे रिलेटेड। प्रिपरेशन को इसलिए पनिशेबल नहीं किया गया क्योंकि प्रिपरेशन की ऐसी स्टेज होती है कि आदमी का माइंड चेंज हो सकता है। ही कैन चेंज हिज माइंड टू कमिट द ऑफेंस। ठीक है। चलो ये डिटेल में आप लोगों को उसी टाइम कराऊंगा। इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा वो बता देता हूँ, कुछ डॉक्ट्रिन्स बता देता हूँ किसी, क्योंकि अटेम्प्ट पूरा चैप्टर ये लेगा, टाइम लेगा। प्रोक्सिमिटी टेस्ट, आप कितने क्लोज हैं ऑफेंस के, प्रोक्सिमिटी टेस्ट। दूसरा है इक्विवोकैलिटी टेस्ट और होम्स क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर। इक्विवोकैलिटी टेस्ट क्या है? अगर आप फिल्म देखने गए हुए हैं और अगर कहीं भी फिल्म को एकदम स्टॉप कर दिया, अब देख रहे हैं, अगर आप नेक्स्ट ये कहते हैं कि अब ये होगा, यही होना है और कुछ नहीं होना है, दूसरा कुछ नहीं होना है, तो इक्विवोकैलिटी टेस्ट माना जाएगा। आप फिल्म देखते हैं, अंदाजा लगाते हैं नेक्स्ट ये होगा, अगर वहीं रोक दे मूवी को और आप सभी ये कहते हैं कि नेक्स्ट यही होगा, तो
अनइक्विवोकलिटी टेस्ट होगा, यानी कि वो व्यक्ति ये ऑफेंस करेगा ही करेगा अगर उसको नहीं रोका गया। इसको होम्स क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर भी मानते हैं। लोकस पेनिन्सेसिया टेस्ट, लोकस पेनिटेंशिया एक्ट, टेस्ट, PAENITENTIA, लोकस, LOCUS। क्या रिपेंटेंस का टाइम है? अगर कोई आदमी प्रिपरेशन करके कुछ कर रहा है और उसमें अगर ये ओपिनियन आती है कि नहीं, स्टिल ही इज इन अ पोजिशन टू चेंज हिज माइंड, देन अटेम्प्ट इज नॉट देयर। अगर वो नहीं है देन अटेम्प्ट इज देयर। देन इंटरवेंशन ऑफ थर्ड पर्सन। अगर आप कोई ऑफेंस कमिट करने जा रहे हैं, आप उस ऑफेंस को कमिट करते ही करते, लेकिन चूंकि थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन हो गया इसलिए आपने नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी के खेत में उसकी फसल है, उसमें फसल का ढेर है, उसमें आग लगाने गया, जैसे ही मैंने तिल्ली जलाई, मैंने देखा अरे उस आदमी ने देख लिया, ऊंट मार के तिल्ली वहां से निकल गया। अगर वो डर नहीं होता, वो आदमी नहीं देखता, तो मैं आग लगाता। अटेम्प्ट। देन डॉक्ट्रिन ऑफ इनएडेप्टिबिलिटी ऑफ मीन्स। इसमें दो इलस्ट्रेशन आते हैं। एक आता है, मैं किसी की जेब काटना चाह रहा हूं, मैंने उसकी जेब में हाथ मारा, तो जेब में कुछ नहीं था, है? हाँ हाँ बोलो। यस, इंटेंशन थी, प्रिपरेशन की, हाथ मारा, नहीं कुछ मिला। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मैं एक छोटी सी डंडी लेता हूं और एक अलमारी को तोड़ के उससे चोरी करना चाह रहा हूं, मेरे मीन्स जो है इनएडुकेट है, वो डंडी से अलमारी टूट ही नहीं सकती, अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। मैं किसी व्यक्ति को पॉइजन देना चाहता हूं कि इसको मारना है मुझे, और गलती से जो बोतल लेके आया वो हार्मलेस थी, मैंने उसके खाने में डाल दी, उसने खा लिया, वो मरा नहीं। यहाँ अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। समझो, पॉकेट वाले में इसमें अंतर है। नहीं, इंटेंशन है, इंटेंशन है, प्रिपरेशन है, सब कुछ है, बट इनएडिक्वेट मीन्स है, इनएडेप्टिबिलिटी ऑफ मीन्स है। देखो, दोनों में अंतर समझो। पॉइजन में गलती से उसको दे रहा हूं, लेकिन हार्मलेस चीज दे रहा हूं, दे दिया, मरा नहीं। और जेब में हाथ डाला, मिला कुछ नहीं। यहां मैंने सारे एक्ट किए, यहां पर मेरे मीन्स जो थे वो इनएडिक्वेट थे, इनएडेप्टिबिलिटी ऑफ मीन्स। दिस इज द डिफरेंस। ये दोनों चीज को समझना पड़ेगा। जैसे मैंने कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में आप लोगों को बताया था ना, ट्रांसफर्ड मैलिस बताया था ना, इंटेंशन है वो इमीडिएटली करेक्ट हो गई, इंटेंशन नहीं है, डर के मारे उसका कर दिया, बाद में हो गया। ये इस चीज को समझना है, ठीक है। मैं बाई केस लॉज ये सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा। इस पे काफी सारे केसेस हैं, वो केस मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैंने ये अटेम्प्ट मैंने कम से कम 5-6 बुक्स पढ़ के तैयार किया था क्रिमिनल लॉ पे। सर, फोर्थ टेस्ट आपने क्या बताया था? प्रॉक्सिमिटी टेस्ट, वोकैलिटी टेस्ट, प्रॉक्सिमिटी टेस्ट हो गया, इन इक्विवोकैलिटी टेस्ट, होम्स क्लियर एंड डेंजर टेस्ट, लोकस पेनिन्स, ये प्रोनाउंस करने में बड़ी दिक्कत है, लोकस पेनिन्सिया टेस्ट, पछताने का टाइम हो, इंटरवेंशन ऑफ थर्ड पार्टी, इनएडेप्टिबिलिटी ऑफ मीन्स। ये पांचों हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद आईपीसी समाप्त, ठीक है। मेन एरिया हमारा कवर हो जाएगा।
फिर उसके बाद अगर आप लोग चाहेंगे तो एक क्लास पूरे आईपीसी का रिवीजन में लगा सकते हैं इन ए सिंगल क्लास, 34 से लेके सारा कंप्लीट शुरू से आखिर तक इसको रिवाइज कर देंगे, राइट। उसके बाद फिर मैं देखता हूँ क्योंकि वो परमिशन हो गई है हमारी, लेटर आने वाला आ जाएगा, तो मैं या तो एविडेंस एक्ट स्टार्ट कर देंगे या सीपीसी स्टार्ट कर देंगे। वो असल में है क्या, थोड़ा टाइम हमें ये लगेगा कि जैसे लेटर भी आएगा ना, तो ऑफिसर्स को सभी को हम लेटर भेजेंगे, कंसेंट लेंगे, सिलेबस भेजेंगे कि ये सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाने हैं। उसमें से हर एक आदमी कहेगा, कोई कहेगा जी मैं हिंदू लॉ पढ़ाने में इंटरेस्टेड हूँ, कोई कहेगा मैं सीपीसी पढ़ाने में, कोई एविडेंस, एक आध सब्जेक्ट पे 2-3 तैयार हो जाएंगे कि हम इसी को पढ़ाएंगे। तो अकॉर्डिंगली उनको फिर डिवाइड करके एक पूरा परफॉर्मा हम तैयार करेंगे, पूरा शेड्यूल तैयार करके। मेरा इरादा ये है कि मैं पूरे 1-आध महीने का शेड्यूल निकाल दूंगा फिर पूरा करके। तो ये जब तक वो नहीं हो जाता तो उसमें टाइम लगेगा। अभी लास्ट हम 2 मिनट कुछ समथिंग डिफरेंट होना चाहिए। आप लोगों की हॉबी क्या रहती है? हमने लास्ट टाइम कुछ बुक्स पे बातें की थी, आज कुछ ट्रैवलिंग करते हैं आप लोग, घूमते फिरते हैं? यस सर। कहाँ, प्लेन्स में जाते हो, पहाड़ों में जाते हो? पहाड़ों में। पहाड़ों में, राइट। पहाड़ों में देखो घूमने की जो अच्छी चीजें हैं, नजदीक में अगर जाना चाहते हैं, इंटीरियर पसंद करते हैं या वो उसको पसंद करते हो अर्बन एरियाज को? देखो घूमने के लिए बड़े इम्पोर्टेंट, जैसे आप उत्तराखंड में घूमने जाओगे, वैसे तो चारों धाम तो है ही, वो तो लोग घूमते ही उस पर। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बिनसर एक जगह है, बिनसर आप घूमने जा सकते हैं। दूसरे आप यहाँ से एक बड़ा इंटीरियर, बड़ी अच्छी जगह है, थोड़ा अंदर जाके है, यहाँ से ऋषिकेश जाओ, ऋषिकेश से आप नरेंद्र नगर वगैरह चंबा होते हुए सीधे कहाँ जाओगे? वहाँ पर टीरी डैम, वहाँ पर लेक है। टीरी पे तो बड़ी चर्चा हुई है ना, चिपको आंदोलन चला था। वहाँ से आगे अगर जाना चाहते हो तो टिहरी के बाद घनसाली एक जगह आता है, घनसाली के बाद गुत्तू एक जगह आता है, बहुत छोटा सा कस्बा है। गुत्तू के बाद 4-5 किलोमीटर का थोड़ा जीप रोड है, री एक जगह है, वहाँ KMVN वालों के वो होते हैं, होटल रेस्टोरेंट वगैरह है वहाँ पर। वो ऐसी जगह है, वहाँ आप जाएंगे तो आप लोगों के आसपास ना ये जंगली मुर्गे, आपको तीतर, खरगोश आमने सामने भागते हुए नजर आ जाएंगे। वहाँ पे आप लोग घूम सकते हो उसके अंदर। उत्तराखंड में आप लोग नैनीताल घूमने जाते हैं, नैनीताल से हट के, नैनीताल में जैसे ही एंटर करते हो उससे जस्ट पहले लेफ्ट साइड में एक जगह है पंगोट, बहुत सुंदर जगह है, कभी वहाँ जाना। हटके है, जहाँ मारुति टूरिज्म है वहाँ अवॉइड किया करो, भीड़ भड़का ज़्यादा होता है। पंगोट में होटल रेस्टोरेंट सब कुछ है, बहुत सुंदर जगह है, वहाँ घूम सकते हैं आप लोग, जाके वेरी गुड प्लेस। एक इधर ये है अपना क्या नाम, उत्तराखंड में ही अगर आप मुंशियारी एक जगह है, बहुत सुंदर जगह है, यहाँ से वहाँ जाएंगे नैनीताल, 6 घंटे का रास्ता सर। नैनीताल से रानीखेत, अल्मोड़ा से एक बिरथी फॉल आता है, बिरथी फॉल के बाद एक मुंशियारी जगह बहुत खूबसूरत है, कभी टाइम मिले तो जाना, 2 दिन लगते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा रूट है यहाँ से नैनीताल से अल्मोड़ा से पहले रानीखेत की तरफ एक सड़क पड़ती है, रानीखेत जाओ। रानीखेत से आगे कभी शीतला खेत जाना, वो ज़्यादा सुंदर है रानीखेत से। उससे बेटर फिर है और स्पीति वैली है, लाहौल स्पीति है वो कंप्लीट, वो बताऊंगा। लाहौल स्पीति हिमाचल में सर। यहाँ से आप रानीखेत से 2 सड़कें फटती है, एक ऊपर जाती है एक नीचे, दोनों कोसानी जाती है। लेकिन कई बार वो राइट वाली ले लेते हैं लोग, उससे नहीं जाना, वो रास्ता खराब है, लेफ्ट वाली सड़क लेके कोसानी जाओ, कोसानी में रुको, कोसानी के बाद आगे बैजनाथ है, और बैजनाथ के ऊपर एक जगह और है बड़ी खूबसूरत, मेरा माइंड से नाम निकल रहा है उसका, वहाँ घूमने जा सकते हो, बहुत सुंदर जगह है घूमने के लिए। और आप लोग इधर कभी भी जैसे
अगर यमुनोत्री जाना है, यमुनोत्री के रास्ते में लेफ्ट साइड में एक गांव है जहाँ कहते हैं पांडुओं ने वहाँ पर स्टे किया था। छोटा सा गांव है, पांडु गांव कुछ ऐसा ही नाम है उसका। वहाँ पर एक शिवलिंग है जो चमकता है बिल्कुल, वहाँ जरूर घूम के आना, बहुत सुंदर जगह है, थोड़ा इंटीरियर में जाके। ये लाहौल स्पीति की बात कर रहे हो, बता देता हूँ, हिमाचल में है। आप यहाँ से जाएंगे सीधा मनाली, नारकंडा। मनाली से कभी भी लाहौल स्पीति मनाली साइड से नहीं जाना चाहिए, बहुत गंदा रास्ता है, 100% एक्सीडेंट होगा और कुछ भी हो सकता है। जब भी जाओ इधर से जाओ, नारकंडा की तरफ से। मनाली साइड से, चूंकि लोसार के बाद रास्ता इतना गंदा है। लोसार के बाद कुंजुम पास, कुंजुम पास के बाद चंद्रताल, चंद्रताल के बाद मनाली, ये पूरा जो रूट है करीब, ये समझ लो 70 किलोमीटर की डिस्टेंस। इट टेक्स मिनिमम 7 आवर्स। 10 किलोमीटर की स्पीड से ज्यादा गाड़ी नहीं चला सकते आप, रोड बहुत खराब है उसमें। सिंगल लेन टाइप सर एक पर्सपेक्टिव जानना था, आप कहाँ तो नारकंडा जाओ, नारकंडा से, नारकंडा में नाइट स्टे करो। नारकंडा के बाद सीधे आप जाओ, एक जगह नाको आती है, नाको में आप रुक सकते हैं। नाको के बाद ताबो आती है, ताबो में आप रुक सकते हैं। ताबो के बाद धनकर एक जगह है जहाँ पर वो धनकर मोनेस्ट्री, हाँ धनकर मोनास्ट्री है, और वहाँ पर वो रेतवाल टिब्बे है। वहाँ पर पैंग वैली है बहुत सुंदर। उसके बाद मड विलेज आता है लेफ्ट साइड में। मड विलेज में जरूर रुको, बहुत सुंदर जगह है। वहाँ से फिर वापिस आओगे आप धनकर से होते हुए, फिर आप काजा जाओगे। काजा के पास जब भी जाओगे वहाँ किब्बर है, वहाँ पर ऊपर वो है किब्बर एक जगह है, बहुत सुंदर है। और बहुत ऊंचाई पे गांव है, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, वो है। 2-3 गाँव मैं बता दूंगा। वहाँ से जब भी आप काजा जाएंगे, काजा के बाद फिर नेक्स्ट जर्नी आपकी स्टार्ट होती है। लोसार एक गांव है, वहाँ तक बहुत खूबसूरत जर्नी है। लोसार तक रोड बहुत अच्छा है, या तो लोसार से वापस आ जाओ। इन केस यू आर एडवेंचरस तो लोसार के बाद फिर कुंजुम पास है, कुंजुम पास के बाद चंद्रताल जा सकते हो। चंद्रताल बुकिंग कराने की जरूरत नहीं, बहुत टेंट वहाँ मिल जाएंगे, वहाँ रुक सकते हो। चंद्रताल के बारे में फेमस है कि अगर उसको ये बताते हैं, अगर फुल मून हो, उस मून में अगर उस लेक को देखा जाए तो कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं, इतनी खूबसूरत बताते हैं। आई हैड बीन टू देयर, बहुत सुंदर जगह है। वहाँ से जब आप वापस आएंगे तो रास्ते में चाचा चाची का ढाबा बड़ा फेमस है, एक ही, और कोई दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं मिलता है। वो वहाँ से फिर मनाली आ जाते हैं। मनाली वाला जो रूट है, ये वहाँ चंद्रताल से मनाली जो निकलेंगे आप, ये रोड बड़ा खराब है। उसमें एक पागल नाला आता है रास्ते में, वो बड़ा फेमस है। पागल नाले पे कभी भी लैंडस्लाइड हो जाती है, और इतनी भारी लैंडस्लाइड होती है कि उसमें पूरी बस की बस दब जाती है, पता भी नहीं चलता गई कहाँ पर। इस रूट पे जब भी जाएं, या तो मारुति 800 और स्विफ्ट छोटी गाड़ी लेके जाएं, या फिर थार गाड़ी लेके जाएं, बीच वाली गाड़ी ना लेके जाएं। मारुति 800 और स्विफ्ट कहीं फंस गई तो धक्का देके निकलवा लोगे, और थार फंसेगी नहीं, ठीक है। तो बाकी दूसरी गाड़ी लेके नहीं जानी चाहिए। चलो इतना बहुत है। बाकी ट्रैवलिंग पे और पूरे इंडिया में कहीं भी नॉर्थ ईस्ट गए हो? है। यस, आई हैड बीन टू नॉर्थ ईस्ट।